नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसा क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो पिछली क्लासेस चल रही थी उसमें हमने अधिगम के बारे में अध्ययन किया हुआ था और आज की इस वीडियो में हम अधिगम के, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लिखा भी हुआ है पीछे, अधिगम के प्रकार और अधिगम की विधियां और इनके साथ साथ अधिगम का वक्र और पठार क्या है, इन तीनों चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास बहुत ही अच्छी है, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे चीज़ों को समझिए। इसी आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप सभी को जहाँ न समझ आए वहाँ कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो बिना देर किए हुए हम आज शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। देखिए, जैसा कि अधिगम हमने बता दिया है, जो लोग नहीं जानते हैं, चैनल पहले बार विजिट कर रहे हैं, वह अधिगम के बारे में आप चले जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। अब है अधिगम के प्रकार। तो देखिए, अधिगम का प्रकार कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने हैं, देखिए अगर हम देखा जाए कार्य की प्रगति के आधार पर। ठीक है। अब कार्य की प्रगति के आधार पर देखा जाए बेस ऑफ वर्क। ठीक। अगर हम वर्क के आधार पर देखेंगे तो हमारा जो अधिगम है, लर्निंग है, यह तीन प्रकार की होगी। ठीक है। कौन कौन प्रकार है, देखिए पहला है हमारा शाब्दिक अधिगम, दूसरा है गद्यात्मक अधिगम और तीसरा है समस्या समाधान अधिगम। तो ये तीनों के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला है कार्य की प्रगति के आधार पर, सबसे पहला है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम होता क्या है? अधिगम, जैसा कि आप जानते हैं कि सीखना, यानी शब्दों को सीखने पर जब जोर दिया जाता है तो वहां पे क्या होता है, शाब्दिक अधिगम होता है। कार्य की प्रगति के आधार पर सबसे पहला है शाब्दिक अधिगम, जिसमें कि शब्दों, वाक्यों, ठीक है, ये भाषा, इन सभी को सीखने पर जोर दिया जाता है। इस सब शाब्दिक अधिगम में भाषा का विकास किया जाता है सीख करके। ठीक है। दूसरा हमारा है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम मानव के शरीर संबंधित है, यानी कि हाथ का सही प्रयोग करना, उंगलियों का सही प्रयोग करना। ठीक है। जैसे कहीं कोने में कोई चीज चली गई है तो हम अगर दो उंगलियों से पकड़ के निकाल सकते हैं उसे, तो अब ये उंगलियां का सही प्रयोग करना कहाँ से हमने सीखा? तो यह हमारा गत्यात्मक अधिगम कहलाता है, यानी शरीर की मांसपेशियों का सही ढंग से प्रयोग करना गत्यात्मक अधिगम कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, भाषा का कार्य हो गया। ठीक है। भाषा संबंधित चीजों को सीखने वाला कार्य, यह शरीर की क्रियाओं संबंधित कार्य हो गया। और तीसरा है कार्य की प्रगति के आधार पर, तीसरा हमारा है समस्या समाधान अधिगम। और समस्या समाधान अधिगम क्या है, यानी कि किसी भी समस्या का समाधान करना सीखना ही क्या है, समस्या समाधान अधिगम है। यानी कि कोई समस्या आ रही है अगर समझ, तो उसका समाधान कैसे करना है, इन चीजों को सीखना धीरे धीरे जो बालक क्रम से सीखता है उसे कहते हैं समस्या समाधान अधिगम। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आ गई, शाब्दिक अधिगम, गद्यात्मक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। एक बार फिर समझ लीजिएगा। शाब्दिक अधिगम में शब्दों को सीखा जाता है। ठीक है। गद्यात्मक अधिगम में मांसपेशियों का सही विकास होता है। जैसे गाड़ी चलाना आप सीख लिए, दो पहिया गाड़ी चला रहे हैं आप, कार चला रहे हैं, ठीक है, या फिर बस चलाना सीख गए, साइकिल चलाना सीख गए, तो क्या है, आपकी मांसपेशियों का सही विकास हो रहा है। ठीक। जो पैर से विकलांग है वो तो नहीं सीख पाएगा साइकिल चलाना। तो वही कह रहा है कि गत्यात्मक अधिगम यानी कि शरीर की गतिविधियों का सही ढंग से विकास। और समस्या समाधान अधिगम का अर्थ यह है कि कोई भी समस्या हो तर्क के द्वारा उसको समाप्त किया जाए, उसका समस्या का समाधान ढूंढा जाए। अब हम देखते हैं दूसरा, शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम कितने प्रकार का होता है। तो शिक्षण स्तर के आधार पर अधिगम जो हमारा है यह तीन प्रकार का होता है, जिसमें कि हमारा पहला है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है। आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे या सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे या फिर आगे की क्लासेस आपकी चलेंगी, इस पे एक मैं बहुत ही लंबा आपको लेक्चर दूंगा कि स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर क्या है। और हालांकि जहाँ तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि स्मृति स्तर क्या होता है, बोध स्तर क्या होता है और चिंतन स्तर क्या होता है। इसमें कैसे शिक्षण कार्य होनी चाहिए, शिक्षण क्या विधियाँ होती हैं, हिंदी अनुदेशन, एक हिंदी अनुदेशन इसमें होता है, इसमें बहु हिंदी अनुदेशन होता है, इसमें भी बहुत हिंदी अनुदेशन होता है। ये सब चीज़ें हमने बता दिया है। लिंक मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लिंक लेकर देख सकते हैं कि तीनों स्तर क्या होते हैं। ठीक है।
तो देखिए सही करा, शिक्षण स्तर के आधार पर ये 3 स्तर हैं अधिगम के। पहला है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर का अर्थ यह है कि मेमोरी लेवल, ठीक है, इसे इंग्लिश बोलते हैं मेमोरी लेवल। यानी कि इसमें बालक जो है जो अधिगम करता है वह बस रट के करता है, ठीक है। किसे करता है? रट के। रटन तो स्मृति इसमें होती है, और अगर उसे कोई चीज जरूरत पड़ती है याद करने की तो चीजों को रट करके वो बताता है, जवाब देता है। जैसे इसमें अगर स्मृति स्तर में बालक है तो उसे अगर पूछा जाएगा 2 का पढ़ा सुनाओ, तो 2 का पढ़ा सुना देगा आपको क्रम से, लेकिन पूछ देंगे 2 5 कितना होता है तो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे लगातार याद है, वो रटा हुआ है। वो ऐसे बताएगा 2 के 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 5 10, तो ऐसे बताएगा वो, या इकाई आपको नहीं बता सकता। तो वही करा कि स्मृति स्तर में जो अधिगम होता है वह रटने पर जोर दे करके किया जाता है। बोध स्तर में अधिगम कैसे होता है? देखिए बोध स्तर में अधिगम जो होता है आपकी चीजों को समझने लगता है। इसमें बालक अधिगम जब करता है तो चीजों को क्या करता है? समझने लगता है धीरे धीरे कि हाँ यह चीज कैसे है, यह चीज क्या है। जैसे यहाँ पर अगर बताया जाए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो यहाँ बालक रट लेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। लेकिन वो जब तक आएगा तो यहाँ पर बालक विचार करेगा कि नई दिल्ली और दिल्ली, नई दिल्ली और दिल्ली 2 जगह है, तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है, न कि दिल्ली है। और तीसरा हमारा आता है चिंतन स्तर। इस स्तर पर जो अधिगम होता है इसमें बालक क्या करता है? चिंतन करके चीजों में तारतम्यता ला करके चीजों में जो अंतर है उनको समझ करके, ठीक है, यानी संश्लेषण विश्लेषण पूरा तथ्यों का करके उन्हें समझता है। जैसे अगर यहाँ पर भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो बालक रख लिया भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली है? नहीं नहीं, नई दिल्ली अलग है, नई दिल्ली अलग है, वो समझेगा दिल्ली अलग है और नई दिल्ली अलग है। और यहाँ चिंतन स्तर क्या करेगा? चिंतन स्तर में वो पूरा विषय बताएगा कि भारत की राजधानी सबसे पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता के बाद फिर नई दिल्ली स्थानांतरित की गई, वहां पे सन भी बता देगा। यानी कि पूरा विधिवत स्तर से वह क्या करेगा? चिंतन कर सकेगा, चिंतन मनन करके तथ्यों को उजागर कर सकेगा और तथ्यों को समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये तीनों लेवल होते हैं आपके अधिगम करने के, सीखने के। समझ रहे हैं बात? कहने का मतलब ये है, मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर चीज़ों को रट लिया जाता है, यहाँ पर चीज़ों में तुलना करके समझी जाती है, चीज़ों का ज्ञान होता है। और यहाँ पे चीज़ों को तोड़ के मरोड़ के उनके आगे पीछे सारा चीज़ को समझ करके बालक अधिगम करता है इस चिंतन स्तर में। अब हम देखते हैं अधिगम की विधियाँ। अधिगम की कौन कौन सी विधियाँ हैं, यानी मेथड ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो मेथड ऑफ लर्निंग कौन कौन सी विधियाँ हैं? देखिए आपके सामने मैंने 10 विधियां लिखी हुई हैं, 5 इधर हैं और 5 इधर हैं। तो सबसे पहली विधि क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश में लिखा करिए, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है आगे, वो देख करके समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यानी कि अधिगम यानी कि सीखना, सीखने की कौन कौन सी विधियां? सबसे पहली विधि है करके सीखना, यानी चीजों को करके सीखना, ठीक है। दूसरा निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि चीज़ों को देख करके सीखना। जैसे कि आप मोबाइल पासवर्ड लगाए हुए हैं, आप खोल रहे हैं, एक बार खोले, 2 बार खोले, बगल में बैठा हुआ बच्चा उसको देख लिया, अब वो क्या किया? अधिगम कर लिया पासवर्ड, आपके मोबाइल का पासवर्ड खोलने का। तो अब आपके जाने बाद भी पासवर्ड खोल सकता है। तो उसने क्या किया? निरीक्षण करके सीखा है। आगे परीक्षण करके सीखना, यानी लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, किसी चीज़ को परीक्षण करके सीखना। जैसे कि हमारे एक सर ने हमारे एक एचओडी सर थे नवनीत तिवारी जी, तो उन्होंने बताया था कि आप गमला ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और पानी में रंग मिला दीजिए, और जब आप पौधा रखेंगे तो पौधा थोड़ा क्या होगा? रंगीन हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हमें इस बात का ज्ञान नहीं था, तो हमने क्या किया? एक प्रयोग किया और सच में ऐसा हुआ, पूरा तो नहीं हो जाएगा लेकिन हल्का हल्का रंग उसका बदल गया, ठीक है, रंगीन पानी को अवशोषित करने की वजह से। तो वही करें, मतलब कि परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। आगे देखते हैं कौन सी विधि है, वाद विवाद भी, एंड डिस्कशन मेथड। किसी चीज को डिस्कशन करके आप जितनी, मेरे हिसाब से अगर किसी चीज पर डिस्कशन करके जितना अच्छा सा सीख सकते हैं वह किसी और अन्य विधि से शायद नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे सर से एक बार बात होने लगी कि मैंने कहा सर मैंने काफ़ी में कुछ गलत लिख के दिखाई है, तो हमारे सर ने कहा कि मैं तुम्हारी काफ़ी में दिखा सकता हूँ कि क्या गलतियाँ हैं। मैंने कहा सर कोई गलती नहीं, देख लीजिए। और सर ने चेक किया तो वहाँ पे लिखा था ऐसे,
वहां पर ये चीजें लिखी हुई थी, सर ने कहा ये गलत है। मैंने कहा नहीं सर सही है, उन्होंने कहा देख लूँ, और यही पे वाद विवाद हुआ, और अंत में निष्कर्ष निकला कि नहीं मैं गलत था और हमारे सर जो थे वो सही थे। यह ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये चीज सही है, यानी हमने ब लिख दिया था यहाँ पे जो कि वो होता है। यह चीज हमें हमेशा हमें याद रह जाएगी। क्यों याद रहेगी? क्योंकि वहां पे वाद विवाद होगा, वो घटना हमें हमेशा याद रहेगी, हमेशा डिस्कशन हो गया वहां पे। तो डिस्कशन से आदमी क्या करता है, बहुत अच्छे से सीखता है। और वाचन विधि, देखिए वाचन विधि क्या होता है, रेसिटेशन मेथड। वाचन विधि का मतलब यह है कि चीज़ों को बोल बोल के याद किया जाए, जैसे कि छोटे बच्चे याद करते हैं बोल बोल के। अब बड़े बच्चे में कुछ कुछ लोगों को देखता हूँ कि वे इंटर या फिर ग्रेजुएशन लेवल में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बोल बोल के लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बोल बोल के याद करना से वो मन में याद नहीं कर पाते, वो बोल बोल के याद करते हैं। तो वाचन विधि भी, हालांकि यह विधि छोटे बच्चों में ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, या फिर हिंदी का जो टीचर होता है वो अधिकतर वाचन विधि का प्रयोग करता है बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए। आगे देखते हैं अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब क्या है, इमिटेशन मेथड, यानी कि किसी चीज का अनुकरण करके सीखना। ठीक है, जैसे कि यह अनुकरण विधि जो है यह आपके ऑब्जर्वेशन विधि से मिलती जुलती है। आगे देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड। प्रयास एवं त्रुटि विधि का मतलब यह है कि जैसे कि बार बार प्रयास करना, ठीक है, बार बार प्रयास करना और उसमें आ रही गलतियों से सबक लेकर के आगे उनमें सुधार करके फिर से प्रयास करना। जैसे कि आपने बीएड का एंट्रेंस टेस्ट दिया, आपके नंबर थोड़े कम आए, ठीक है, तो आपने ये कब किया, जब आप बीए सेकेंड ईयर में थे तभी आपने ओपिनियन डाल के पेपर दे दिया, आपके नंबर थोड़े कम आए। अब क्या हुआ, आपने त्रुटि की थी, आपके नंबर कम आए, फिर आपने प्रयास किया, जब ये थर्ड ईयर में गए, फाइनल ईयर में गए, आपने फिर प्रयास किया और आपके इस बार नंबर अच्छे आ गए। ठीक है, क्योंकि आपने पिछली बार क्या किया था, पिछली बार अधिगम आपने कर लिया था कि हमारी क्या क्या त्रुटियां थी, और त्रुटि से सीख करके आपने फिर से प्रयास किया और आप सफल हो गए। ठीक है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण होता है हमारा मनोविज्ञान में प्रयोग किया जाता है। आपके बिल्ली के उदाहरण हैं, और उसके बाद चिंपांजी का उदाहरण है। एक केला छत पे लटका हुआ था, एक चिंपांजी था तो उसे केला खाना था, और दो तीन बक्से कमरे में रखे हुए थे प्रयोग करने के लिए। तो वह क्या किया, सबसे पहले एक बक्सा रखा, एक बक्सा रख के खड़ा हुआ, नहीं उसे केला मिल पाया, तो वह क्या किया कि फिर से दो बक्सा रखा, फिर उसके ऊपर खड़ा हुआ, फिर वह नहीं पा पाया। ठीक है, तो फिर तीसरा बक्सा वो रखा, और इस बार जब तीसरा बक्सा रखा तो उसे जाके फिर केला मिल गया, वो केला पा लिया। तो क्या किया उसने, कई बार क्या किया, प्रयास करके सीखा। ठीक है, तो वही कर रहा है कि ट्रायल एंड एरर मेथड। आगे देखते हैं हम अंश विधि और पाठ मेथड। अंश विधि का मतलब यह है कि बड़ी चीजों को तोड़ तोड़ के याद करना ही अंश विधि कहलाता है। जैसे हमें अगर एक कविता याद करनी है, कविता है 15 लाइन की याद है, अब 15 लाइन की कविता है, आपको याद करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसे तीन तीन लाइन में बांट देंगे, 3 लाइन पहले याद कर ले, फिर 3 लाइन याद कर ले, फिर 3 लाइन याद कर ले। ठीक है, तो यही होती है अंश विधि, पाठ में तोड़ तोड़ के याद करना। और नौवां है अंतराल विधि, इंटरवल मेथड। अंतराल विधि का मतलब ये होता है थोड़ा सा समय लेकर के फिर पढ़ाई जारी करना। जैसे हमने इतना पढ़ लिया और हमने इसका नोट्स बना लिया, हम चले गए थोड़ा सा बाहर घूमने या कहीं मोबाइल वाइल चला लिए, व्हाट्सएप फेसबुक जो भी है चला लिए, और चलाने के बाद फिर आ गए, अधिगम की विधियां हमने नोट कर ली, तो थोड़ा सा हमें क्या मिल गया, थोड़ा सा हमें इंटरवल मिल गया। तो वही अंतराल विधि, सीखने में ये अंतराल विधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। थोड़ा सा ब्रेक देख के जब सीखेंगे तो अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। आगे है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि होल मेथड होता है। देखिए कुछ लोग होते हैं जो कि सो कसम खा के बैठते हैं कि ना आज हम पढ़ब तब पूरा पढ़बे करें, तो वही वाली हाल है यहाँ पे कि वो जो कसम खा के बैठ जाते हैं एकदम कि ना आज पूरा खत्म कर देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा याद ही कर लेंगे पूरा। तो वही होता है पूर्ण विधि, होल मेथड। तो देखिए इतनी सारी विधियां आपकी हैं, पूर्ण विधि अधिगम में भी सहायक होती है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते किसी भी विधि को इन 10 विधियों में यह विधि द बेस्ट है, यह परीक्षण करके सिखाने विधि द बेस्ट है, अगर इससे आप अच्छा कहेंगे तो यह विधि खराब है क्या? कोई भी विधिया इसमें खराब नहीं है। हाँ, अब वो समय समय और परिस्थिति के हिसाब पे है, छात्र के हिसाब पे है कि वह कैसा इसमें सीखता है, कौन सी विधि का प्रयोग करके वो अधिगम करता है। अगर हमें इतना याद करना है तो हम क्या करेंगे, अनुकरण विधि का प्रयोग करेंगे, आप हमें देख करके सीख लेंगे, या फिर आप वाद विवाद विधि करेंगे प्रयोग, आपने किसी दोस्त से चर्चा करके सीखेंगे, या फिर आप वाचन विधि बोल बोल के इसे कापी पे लिख के बोल बोल के सीखेंगे। कैसे आप अधिगम करेंगे, कैसे आप सीखेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह आपका यह अधिगम का वीडियो क्या हुआ,
समाप्त होता है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे अधिगम के वक्र और पठार यानी कर्व एंड प्लेट्यू। ठीक है, तो यह वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि आपका यह जो टॉपिक है अभी जो लिखा हुआ सामने यह खत्म हो गया है। ठीक है, अभी बने रहिए हमारे साथ, आपको हम बताएंगे आगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अधिगम का वक्र क्या होता है। सबसे पहले अधिगम का वक्र और पठार पढ़ने से पहले आप अधिगम के वक्र और पठार के बारे में जान लीजिए कि अधिगम का वक्र और पठार क्या होता है। क्लास थोड़ी सी लंबी है, धैर्य बना के देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप आगे टेट की तैयारी जब भी करने जाएंगे तो आपको यही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए मेरा मानना है जिसने बीएड में ढंग से पढ़ लिया उसे मनोविज्ञान टेट और सीटेट का कोई भी प्रश्न परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान से पढ़िए। देखिए अधिगम का वक्र क्या होता है। अधिगम की मात्रा एवं अधिगम में लगने वाले समय के मध्य परस्पर बंधन को रेखांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे हम अधिगम का वक्र कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ नहीं होगा। देखिए जैसे कि ये हमने बनाया हुआ है नक्शा, ठीक है, ये जो चित्र हमने बनाया हुआ है इसमें क्या है, ये अधिगम की मात्रा है, ये अधिगम की मात्रा दिखा रहा है और ये अधिगम में लगे समय को दिखा रहा है। तो ये अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय, इन दोनों के बंधन को जो रेखाएं प्रस्तुत कर रही है, जो रेखाएं हैं ये प्रस्तुत कर रही हैं, जो बंधन बना रही हैं, ठीक है, उन्हीं को दिखाने पर जो हमें रेखा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम का वक्र कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं समय है और अधिगम की मात्रा को मिलाने में यह रेखाएं क्या कर रही है, दोनों रेखाएं मिला रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इनको मिलाने पर जो हमें रेखाएं प्राप्त हो रही है इसे अधिगम क्या कहते हैं, हम वक्र कहते हैं। तो अब देखिए अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये अधिगम का वक्र जो है आपके 1, 2, 3 और 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इनके नाम देख लीजिए क्या क्या है। पहला है सररेखी वक्र, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, तीसरा है नतोदर वक्र और चौथा है मिश्रित वक्र। ठीक है, ये 4 वक्र हैं। अब देखिए मैं आपको बारी बारी से आपको डिफाइन करता हूँ कौन क्या क्या है। सबसे पहला है सररेखी वक्र। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें समान समय में समान, ठीक है, अधिगम किया जाता है, जितना समय लगता है उतना ही अधिगम किया जाता है। हालांकि ऐसा देखने में बहुत ही कम मिलता है कि अगर 1 घंटा का समय दिए, 1 घंटा में अगर एक चैप्टर याद कर रहे हैं तो 2 घंटा में 2 चैप्टर याद कर लेंगे, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, हो सकता है पहला वाला चैप्टर आसान हो, कुछ समझ में आ गया, आपने जल्दी से याद कर लिया, दूसरा वाला कठिन है, कैसे याद कर पाएंगे। तो यही कह रहा है कि जब समान समय में समान अधिगम किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सरलरेखी वक्र कहते हैं। ठीक है, समान समय में समान अधिगम की मात्रा को दिखाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सरलरेखी वक्र कहते हैं। जैसे देखिए 1 घंटा का समय ले रहा है, 1 चैप्टर याद कर रहा है, 2 घंटे समय ले रहा है, 2 चैप्टर याद कर रहा है, 3 घंटे का समय ले रहा है तो 3 चैप्टर याद कर रहा है। तो ये समान रूप से चल रहा है, तो क्या है, सररेखी वक्र है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र क्या होता है, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। एक कॉन्वेक्स कर्व का मतलब है अधिगम में समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और अधिगम की मात्रा कितनी होती है, कम होती है। ठीक है, और जब अधिगम में लगा समय ज्यादा होता है और अधिगम की मात्रा कम होती है और इनको रेखांकित करने पर जो हमें वक्र प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नतोदर वक्र कहते हैं। चित्र देख के परिभाषा लिख सकते हैं उन्नतोदर वक्र क्या होता है। तो देखिए ये समय लग रहा है 1 घंटा, 1 घंटा में 1 चैप्टर याद कर रहा है, ठीक, 2 घंटे में 1.5 चैप्टर याद कर रहा है, यानी कि 1 का आधा, यानी 2 चैप्टर ही पूरा नहीं याद कर पा रहा है ये। उसके बाद 3 घंटे में ये 2 चैप्टर याद कर रहा है। पीछे क्या था, 1 घंटे में 1 चैप्टर याद कर रहा था, दूसरे घंटे में दूसरा चैप्टर याद कर रहा था। लेकिन यहाँ 3 घंटे में दूसरा चैप्टर याद कर रहा है, 4 घंटे में 2.5 याद कर रहा है और 5 घंटे में 3 चैप्टर याद कर रहा है। तो यह धीरे धीरे क्या है, यह धीरे धीरे आपका जा करके एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जबकि ये याद करना ही बंद कर देगा। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं अधिगम का उन्नतोदर वक्र, यानी कि जब अधिगम में समय अधिक लगता है और अधिगम की मात्रा कम प्राप्त होती है, और एक समय ऐसा आता है जब बालक अधिगम ही करना बंद कर देता है। जैसे कोई बालक है, पढ़ रहा है, शुरुआत में तो भाई माता पिता के डर से पढ़ता है, फिर क्या कहते हैं टीचर के डर से पढ़ता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो कहता है छोड़ो पढ़ाई लिखाई, कुछ व्यापार धंधा में दिमाग लगाएं, 4 पैसा आएगा तो कुछ आमदनी होगी। ठीक है, वो यह विचार करना रहता है। तो ये उन्नतोदर वक्र। इसके बाद हम देखते हैं नतोदर वक्र। देखिए नतोदर वक्र क्या होता है, यानी कि कनकेव कर्व। कनकेव कर्व का मतलब है कि इसमें
जो समय लगता है इसमें समय कम लगता है और आपका अधिगम जो होता है यह बहुत जल्दी से होता है। जैसे देखिए 1 घंटे का समय लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 घंटे का समय लग रहा है तो आपका 1.5 चैप्टर याद हो रहा है, एक से ज्यादा। 2 घंटे का समय लग रहा है तो 2.5 चैप्टर याद हो रहे हैं। 3 घंटे का समय लग रहा है तो 3.5 चैप्टर याद हो रहे हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि बालक, इसमें क्या होता है, ये प्रतिभाशाली बालकों का वक्र है जो कि क्या करते हैं, कम समय में ही ज्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, उन्नति की तरफ अग्रसर है, न तो उधर वक्र, कंकीय वक्र। ठीक है, ये क्या है, ये आपके उन्नति की तरफ अग्रसर है। जो लाइन है ये दिखा रही है कि अधिगम ज्यादा भविष्य में होने वाला है। तो छोटा बच्चा भी है तो 1 घंटा में 1 चैप्टर याद कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे में 2 चैप्टर याद कर रहा है, तो किस में गया, तो इसमें गया सरलरेखी वक्र में, सामान्य बालक में हुआ। ठीक, ये सामान्य बालक हुए। यह क्या हुआ, आपका धीरे धीरे मंद बुद्धि बालक का है, ये समझ लीजिए तो। और यह क्या है, ये प्रतिभाशाली बालक का है कि 1 घंटे में 1.5 चैप्टर याद कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे में 2.5 चैप्टर याद कर रहा है, 3 घंटे में 3.5 याद कर रहा है। ठीक है, तो यह क्या है, नतोदर वक्र है, यह प्रतिभाशाली बालक के लिए है। और यह मिश्रित वक्र जो है, यह समझ लीजिए कि जो सामान्य बालक ही हैं उनके जैसे लोगों के लिए है, जिनका कभी मन करता है पढ़ने का, कभी मन करता है नहीं पढ़ने का। ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए जैसे मिश्रित वक्र। यह क्या है, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगा जो समय है यह कभी घटता है और कभी इसमें बढ़ता है। कभी इसमें समय कम लगेगा और अधिगम क्या होगा, ज्यादा होगा, कम समय में जल्दी बात समझ आ जाएगी। और कभी कभी चिल्लाते चिल्लाते थक जाएंगे लेकिन बात समझ में नहीं आएगी। तो वही कार्य है कि अधिगम में जब समय कभी ज्यादा लगता है और कभी कम लगता है और अधिगम की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, अधिगम में लगने वाले समय में अधिगम की मात्रा घटती बढ़ती रहती है तो क्या होता है, निश्चित वक्र होता है, यानी मिक्स्ड कर्व होता है। ठीक है, तो यह आपको समान रूप से देखने को मिल जाएगा। यह बहुत ही कम देखने को मिलता है और यह भी बहुत कम देखने को मिलता है कि 1 घंटे में 1 चैप्टर याद करें, 2 घंटे 2 चैप्टर याद करेंगे, 3 घंटे 3 चैप्टर याद कर लेंगे। भाई दिमाग है, कोई गणित की सवाल थोड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका अधिगम का वक्र भी समाप्त हुआ। अब आती है बात अधिगम के पठार की। अधिगम का पठार क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं। अधिगम का पठार यानी प्लेटिव ऑफ लर्निंग। ठीक है, प्लेटिव ऑफ लर्निंग का मतलब है कि बालक के अधिगम करते करते, ठीक है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब वह अध्ययन करना ही बंद कर देता है। हम बालक की जगह मनुष्य कर सकते हैं कि मानव के अधिगम करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब वह अधिगम करना बंद कर देता है, तो उसे हम कहते हैं अधिगम का पठार, यानी कि अधिगम यानी कि प्लेटिव ऑफ लर्निंग। वह अवस्था कब होती है, तो देखिए वो अवस्था होती है आपकी वृद्धावस्था की। वृद्धावस्था में आदमी सीख नहीं पाता बल्कि उसकी चीजें क्या होती हैं, भूलने लगता है। वह चीजें याद नहीं कर पाता बल्कि क्या करता है, भूलने लगता है। तो वही वृद्धावस्था में कह रहा है कि वो अधिगम का क्या होती है, पठार होती है। कि यह एक ऐसी अवस्था आती है कि जब आदमी याद नहीं कर पाता है, चीजों को सीख नहीं पाता है और भूलने लगता है, उसे कहते हैं अधिगम का पठार। तो इस तरह आज का यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें अगर आप पहले आप विजिट कर रहे हैं तो। और यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।